हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा भौतिक भूगोल का चौथा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। आज हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इससे पहले हमने पृथ्वी के बारे में जाना, पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना के बारे में जाना, स्ट्रक्चर के बारे में जाना और उसकी विभिन्न परतों के बारे में जाना। तो अब हमारा आज का लेक्चर भूकंप के बारे में है। आज हम पढ़ेंगे भूकंप क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। तो देखते हैं। भूकंप का अर्थ पृथ्वी के कंपन से है। किससे है? जो भूकंप का अर्थ है वह पृथ्वी के कंपन से है। जब पृथ्वी पर की दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कंपन उत्पन्न होता है और कंपन उत्पन्न होने के कारण हमारी पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। भूकंप के समय उत्पन्न होने वाली तरंगें भूकंपीय तरंगें कहलाती हैं। जब हमारी पृथ्वी पर आपस में दोनों प्लेटें टकराती हैं और कंपन होता है, उसमें जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वही हमारी भूकंपीय तरंगें कहलाती हैं। तो हमने देखा कि जो भूकंपीय तरंगें क्या कहलाई। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद रासायनिक पदार्थों के अभिक्रिया के कारण अत्यधिक ऊर्जा का संचयन हो जाता है। क्या कह रहा है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में रासायनिक पदार्थ हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं। जब विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ होंगे तो उनमें क्या होगा? अभिक्रिया होगी और अत्यधिक क्या होगा? ऊर्जा का संचयन होगा। जब अत्यधिक अभिक्रिया होगी तो ऊर्जा का संचयन होगा, जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष तरंगों के रूप में संचरित होकर तो क्या होंगी? विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष तरंगों के रूप में संचरित होकर भूपटल तक पहुंचती है। जब वो रासायनिक पदार्थों में अभिक्रिया होगी और ऊर्जा का संचयन होगा तो इसके कारण प्रत्यक्ष तरंगें उत्पन्न होंगी और पृथ्वी तक पहुंचेंगी और पृथ्वी तक पहुंचती हैं, ठीक, और भूपटल पर कंपन उत्पन्न कर देती हैं। जब यही तरंगें पृथ्वी पर पहुंचती हैं, भूपटल पर पहुंचती हैं तो कंपन उत्पन्न कर देती हैं। जब कंपन उत्पन्न कर देती हैं तो भूपटल के वे स्थान जहां पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा पहुंचती है अल्प समय के लिए अस्थिर हो जाती है। जहां पर भूमि का वह स्थान जहां पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा पहुंची, वह स्थान क्या होता है? असमय के लिए, अल्प समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए अस्थिर हो जाते हैं। यही स्थिति भूकंप कहलाती है। जब स्थिर हो जाएंगे और पृथ्वी पर कंपन होगा, जब कंपन होगा तो क्या होगा? पृथ्वी पर भूपटल पर भूकंप आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके पश्चात भूकंप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं हम। भूकंप मूल, उद्गम केंद्र, अवकेंद्र या चक्षु कहते हैं। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं हम भूकंप मूल, उद्गम केंद्र, अवकेंद्र और चक्षु। धरातलीय सतह के नीचे स्थित जिस भाग में भूकंप उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं हम भूकंप मूल या अवकेंद्र या चक्षु, या कहें वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसे ही हम चक्षु कहते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं। अब अधिकेंद्र के बारे में जानते हैं, ईपी सेंटर के बारे में। भूपटल पर स्थित वह बिंदु जो भूकंप तरंगों से सबसे पहले अनुभव करते हैं। कह रहा है अधिकेंद्र या ईपी सेंटर वो कहलाता है कि जहाँ भूमि पर स्थित वह बिंदु, कौन सा बिंदु? जहाँ से
भूकंप का सबसे पहले अनुभव किया गया है? जहाँ पर सबसे पहले अनुभव किया गया है भूकंप का, वही कहलाता है अधिकेंद्र या एपिसेंटर। यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है अधिकेंद्र या एपिसेंटर। जैसे ये हमारी सतह है पृथ्वी की, ये पृथ्वी की सतह है और ये हमारा क्या है एपिसेंटर, या इसे कहेंगे चक्षु। चक्षु भी इसी को कहेंगे, एपिसेंटर भी इसी को कहेंगे। अब ये हमारी पृथ्वी के अंदर का भाग है, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ और सबसे पहले जहाँ अनुभव किया गया इस जगह पर, जहाँ पर सबसे पहले अनुभव किया गया वही कहलाएगा हमारा एपिसेंटर, है ना। क्या कहलाएगा? ये हाइपोसेंटर है, ये फोकस है, यहाँ पर उत्पन्न हुआ हमारा कौन? भूकंप है। और सबसे पहले जहाँ अनुभव किया गया वही कहलाया एपिसेंटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? भूकंप की उत्पत्ति के मुख्य कारण के बारे में जानेंगे। प्लेटों की गतिशीलता, प्लेटों की गतिशीलता, प्लेटों की गतिशीलता। किस प्रकार से प्लेटें गतिशीलता में रहती हैं, गतिशील होती हैं? प्लेटों के चलने के कारण भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे पिछली कक्षा में भी हमने बताया था, आपस में जैसे ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं, जब हमारी ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? कंपन होगा, पृथ्वी पर कंपन होगा। जब कंपन होगा तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही है प्लेटों का आपकी गतिशीलता। ज्वालामुखी उद्गार के कारण भी हमारे यहाँ भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से वलन और भ्रंशन के कारण भी भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। और स्थैतिक असंतुलन, पृथ्वी पर असंतुलन के कारण भी भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से भूकंपीय तरंगों को दो भागों में या दो प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले निकाय तरंगें और दूसरी है धरातलीय तरंगें। बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव में दो तरंगें हैं, पी वेव, एस वेव। इसी प्रकार से धरातलीय तरंगों में है एल वेव और रियल वेव। तो इन पी तरंगों के बारे में आगे हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले है पी वेव्स, मतलब प्राथमिक तरंगें। पी वेव के बारे में देखते हैं। धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है कौन? पी वेव धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली वेव है। इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? सबसे ज़्यादा होती है। 6.9 से लेकर 13.6 किलोमीटर से, या कहेंगे 8 से 14 किलोमीटर के बीच में इसकी वेलोसिटी पाई जाती है। चट्टानों की बनावट के आधार पर तरंग की गति में परिवर्तन आता है। चट्टानों की बनावट के आधार पर गति में परिवर्तन आ जाते हैं। अनुदैर्ध्य ई, ये ध्वनि के समान होती हैं। कैसी होती हैं? ध्वनि के समान कार्य करती है। पी वेव सॉलिड और लिक्विड दोनों में चलती है, लेकिन सॉलिड में यह ज़्यादा चलती है और लिक्विड में यह कम चलती है। किस पर? जो सॉलिड होता है उस पर ये ज़्यादा चलती है और लिक्विड में कम चलती है। इसे खिंचाव या भिचाव या पुश एंड पुल वेव भी कहा जाता है। अक्सर परीक्षा में यही पूछ लिया जाता है कि पुश एंड पुल वेव किसे कहते हैं। तो हम पी वेव को
पुश एंड पुल वेव कहते हैं या प्राथमिक तरंगों को पुश एंड पुल वेव के नाम से जाना जाता है। ये ठोस एवं द्रव दोनों में चलती है, लेकिन ठोस में तीव्र वेग के साथ चलती है। इसके बाद हम एस वेव के बारे में देखते हैं। यह सेकेंडरी वेव कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंगें या गौण तरंगों के नाम से भी जानी जाती है। प्रारंभिक तरंगों के बाद रिकॉर्ड की जाती है। ये मतलब पी तरंग के बाद एस तरंग को रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी वेलोसिटी पी वेग से कम मतलब 4 से 7 किलोमीटर सेकेंड प्रति सेकेंड होती है। तरंग के संचरण दिशा में लंबवत होती है। यह लंबवत दिशा में संचरण करती है और चट्टानों की बनावट के आधार पर प्रभावित करता है। जिस प्रकार की चट्टान होगी उसी पर ये प्रभावित करती है। यह ठोस में चलती है लेकिन द्रव अवस्था में संचरण नहीं करती है। यह ठोस में तो चलती है लेकिन द्रव अवस्था में यह बिल्कुल नहीं चलती है। ये अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश के समान चलती है। कैसी चलती है? यह एक अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश के समान यह चलती है। कौन? एस वेव। इसके बाद आते हैं हम एल वेव के बारे में देखते हैं। ये वेव तरंग दैर्घ्य P व S से कम होती है। ये धरातलीय तरंग पर संचरण करती है। यह P और S से कम होती है और यह धरातलीय तरंग पर संचरण करती है। जैसे इसका घनत्व होता है, इसकी वेलोसिटी होती है 1.5 से 3 किलोमीटर सेकेंड पर यह इसकी वेलोसिटी होती है। लेकिन इसकी वेलोसिटी कम ज़रूर होती है, लेकिन ये सर्वाधिक विनाशकारी भी इसे माना गया है। आड़ा और तिरछा इसे जिग जैग चलती है। मतलब पूछ लिया जाता है कौन सी तरंग जिग जैग आधार पर चलती है, तो जिग जैग तरीके से एल तरंग चलती है। यह जल एवं थल दोनों में चलती है। कहीं पर भी चल जाती है, लिक्विड ठोस कहीं पर भी ये चलती है। ये हमने डायग्राम बनाया हुआ है। पी वेव ठोस में चलती है, लिक्विड में शून्य हो जाती, कम चलती है पर कम चलती है। इसी प्रकार से एस वेव ये भी चलती है और लिक्विड में बिल्कुल नहीं चलती। इसी प्रकार से एल वेव ये तरल पदार्थ पर भी चलती है, ठोस में भी चलती है और लिक्विड में भी चलती है। सरफेस, इसलिए इसको सरफेस वेव भी कहा जाता है। तो ये हमारा आज का भूकंप चैप्टर का लेक्चर था। आपको अच्छा लगा हो तो पढ़कर ज़रूर बताइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो दिल से धन्यवाद है। थैंक यू।